ओके। अच्छा जी, आज का पहला टॉपिक पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसे पीसीवी या फिर दूसरा नाम इसका होता है हिमेटोक्रिट। ये होता है क्या, बहुत ही सिंपल इजी सा टेस्ट है, और इसको आप डिफाइन ऐसे करते हैं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पैक्ड रेड ब्लड सेल्स टू द वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड। यानी कि पूरे ब्लड में जो आपको उसमें आरबीसी की पैकिंग, उसका वॉल्यूम कितना ही, इस तरह से हमें पता चल जाता है कि रेड ब्लड सेल्स का वॉल्यूम पूरे ब्लड के वॉल्यूम के मुकाबले में कितना है। ये बेसिकली हम इसमें पता लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं उसके मेथड्स अभी देखते हैं। हम ये टेस्ट क्यों करने की जरूरत पड़ती है कि हम एनीमियाज में और डिफरेंट पॉलीसाइथीमिया कंडीशन, ये जो भी हमारी कंडीशन हैं इस तरह की, इनमें हम इसका ये समझ लें एक डायग्नोस्टिक टूल उस या उसमें हेल्प मिल सकती है इस टेस्ट को करने से। और मेजरमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए आपके पास दो तरीके हैं इसके ना। एक तो मैनुअली आप परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि अब बहुत बहुत रेयर होता है, क्योंकि अब ऑटोमेशन में ही जो मशीन्स हैं, जो सीबीसी मशीन्स होती हैं कंप्लीट ब्लड काउंट वाली, जो आपको बता रही हैं बाकी के, वो ही आपको मशीन बता देती है इसके मतलब वैल्यू वगैरह निकाल देती है। मैनुअल मेथड बहुत रेयर हो गया अब। तो जो मैनुअल मेथड है उसमें सेंट्रीफ्यूज का हम यूज करते हैं। एक छोटी सी कैपिलरी, बारीक सी पतली सी कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं हमारे पास, उनमें हमने ब्लड फिल करना है, और वो एंटी कोआगुलेटेड ब्लड हो, ईडीटीए वाला ब्लड जो है, उसको हमने उसमें ट्यूब में डालना है, और फिर उनको जब हमने सेंट्रीफ्यूज करना है, एक खास तरह का इन्हीं माइक्रो ट्यूब्स के लिए सेंट्रीफ्यूज होगा। सेंट्रीफ्यूज करके आपको पता है नीचे ब्लड सेल्स नीचे बैठ जाएंगे, उसके ऊपर जो है वो आ जाएगा बफी कोर यानी वाइट ब्लड सेल्स, उसके ऊपर फिर आपको प्लाज्मा मिलेगा। तो जब रेड ब्लड सेल्स का नीचे जितना भी एरिया होगा ना, वो एरिया उसकी उस एरिया को हम जब डिवाइड करेंगे टोटल के साथ, जो टोटल कॉलम बना होगा प्लाज्मा वाला, तो वो आपके पास आपका हेमाटोक्रिट होता है, जो मैनुअली परफॉर्मेंस होती है। ये देखें इस तरह से, ये जो ट्यूब्स हैं ये कैपिलरी ट्यूब्स पड़ी हैं, ये एक सेंट्रीफ्यूज है जिसमें आप इसको मिक्स कर वो सेंट्रीफ्यूज करेंगे। और सेंट्रीफ्यूज के बाद ये देखें जी, सेंट्रीफ्यूज के बाद आपके पास इस किस्म की पिक्चर आएगी। ये आरबीसी नीचे बैठ जाएंगे। अब हर ब्लड सैंपल का डिफरेंट आपके पास वैल्यू आएगी, इसके ऊपर ये कैलिब्रेटेड होती हैं। तो आप स्केल से, रीडर से, किसी भी चीज से मेजर कर लेंगे कि ये वाला एरिया कितना है आरबीसी वाला। ये बफी कोट आपको पता है वाइट ब्लड सेल को कहते हैं, ये ऊपर प्लाज्मा रह गया पीछे। तो आप इतने एरिया को जो है उसको डिवाइड करेंगे, होल ब्लड की जो वैल्यू आएगी, तो आपके पास आपका जो पीसीवी है यानी हिमेटोक्रिट है वो ऑब्टेन हो जाएगा। लेंथ ऑफ रेड सेल कॉलम को आप टोटल के साथ जब डिवाइड करेंगे। ऑटोमेटेड मेथड हेमाटोक्रिट का क्या होता है, ये मशीन कर रही है परफॉर्मेंस को, उसमें जब वो सेल्स आरबीसी गुजर रहे होते हैं ना, तो उनके गुजरने के थ्रू जो लाइट स्कैटरिंग है, या जिस भी अपर्चर से, जिस भी सुराख से वो गुजर रहे हैं आरबीसी, वहां से गुजरने पे उसके ऊपर बीम ऑफ लाइट जब आप डाल रहे होते हैं, तो वो उतनी ऑब्वियसली स्कैटर होगी जिस जगह पे आरबीसी जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक बनेगी पल्स। और उस पल्स का जो जो भी लेंथ होगी वो उस आरबीसी के साइज के अकॉर्डिंग होगी। तो फिर आपकी जो मशीन है वो क्या करती है, आपकी जो मशीन है वो ये करती है कि वो इन सारी पल्सेस का सम निकाल के, एक पूरा मजमुआ निकाल के आपको पीसीवी की वैल्यू देती है। यानी जितने भी सेल्स उसमें से गुजरते जाएंगे वो उनके काउंट करती जाएगी, पल्सेस क्रिएट होती जाएंगी इस तरह की वेव्स। और वो उन वेव्स को पूरा एंड में जब एक सैंपल रन हो गया, कलेक्ट करके सम करके आपको पीसीवी की वैल्यू दे देगी। ये हो गया आपके पास हेमाटोक्रिट। कोई मसला हेमाटोक्रिट में? स्टूडेंट, ट्यूटोरियल टॉपिक
ये सारी मैंने क्योंकि रिकॉर्ड करके दिया था लेक्चर, इसलिए। खैर, ये सार क्या है और इसका प्रिंसिपल टॉपिक। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वही जो आपने बताया कि इसमें क्या होता है, ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है और ये बेसिकली ना एक रेट है कि कितने कितने टाइम में कितने आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अभी परफॉर्मेंस जब मैं आपको बताती हूँ फिर आपको पता चल जाएगा। इसमें भी एंटीकोगुलेटेड ब्लड ही लेते हैं, लेकिन इसमें एंटीकोगुलेंट हम डिफरेंट यूज करते हैं और हम ब्लड को एक खास तरह की ट्यूब्स इनमें हम परफॉर्म कर रहे हैं उनमें को करते हैं, फिल करते हैं 0 मार्क तक। और फिर आपने जो है उसको वर्टिकली स्टैंड कर देना है स्टैंड में, और फिर आपने 1 घंटे बाद देखना है कि कितने आरबीसी नीचे सेटल हो चुके हैं, और वो आपको वैल्यू वहीं से, वो कैलिब्रेटेड होती है ट्यूब, तो आपको वहीं से वैल्यू पता चल जाएगी कि ईएसआर की वैल्यू क्या आई। तो 2 मेथड्स हैं जो मेन यूज होते हैं लैब्स में, एक विंट्रोप मेथड है और वेस्टरग्रेन मेथड है। ऑटोमेटेड मशीन्स भी हैं, लेकिन ये 2 मेथड्स मैनुअली यूज होते हैं ज्यादातर। वेस्टरग्रेन ज्यादा कॉमन है। वेस्टरग्रेन मेथड में हम वेस्टरग्रेन ट्यूब ही यूज करते हैं, उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। उसमें आपने क्या करना है, एंटीकोगुलेंट। अच्छा, हेमाटोक्रिट में आप ईडीटीए वाला ब्लड, यानी जो आपका एंटीकोगुलेंट है सीबीसी के लिए यूज होता है, वही वाला आप कर सकते हैं। लेकिन इसको परफॉर्म करने के लिए आपने जो एंटीकोगुलेंट लेना है वो है ट्राई सोडियम सिट्रेट। और ये देखें, इस तरह से ये ट्यूब्स होती हैं, इनमें ब्लड फिल किया है ऊपर तक, और आपने 1 घंटे बाद देखना है, जब इन्हें वर्टिकली स्टैंड कर दिया है उसमें, घंटे बाद आप आके इसकी वैल्यू नोट कर सकते हैं, पता चल जाएगा। ब्लड डाइल्यूट किया है, रेशो 1:4 होनी चाहिए, यानी कि जो आपका सोडियम सिट्रेट है वो अगर ब्लड के 4 हिस्से हैं तो 1 हिस्सा आपने ये डालना है सोडियम सिट्रेट का। और वही बात के वर्टिकल पोजीशन में स्टैंड करना है, 1 घंटे बाद देखेंगे, नोट करेंगे। मेल्स का 3 to 7 mm होता है, 1 घंटे बाद वैल्यू आनी चाहिए, और 5 to 9 वुमेन का, ये नॉर्मल वैल्यूज हैं। विंट्रोप का वो थोड़ा सा फर्क होता है, इनकी ट्यूब्स की लेंथ वगैरह का ही फर्क है, और इनका स्टैंड थोड़ा फर्क है, और इनका जो कोगुलेंट है एंटी कोगुलेंट वो भी फर्क है। वेस्टरग्रेन में सोडियम सिट्रेट है, इसमें जो है ऑक्सलेट है। तो मेथड सेम है, आपने जो भी ट्यूब्स हैं विंट्रोप की वो फिल किए हैं वर्टिकल पोजीशन में, उनको स्टैंड किया, एंड देन यू कैन नोट द वैल्यू। ये सार जब आप नोट करते हैं तो अगर वो नॉर्मल है तो फिर तो उसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है कि वो नॉर्मल ही है, और अगर इंक्रीज है तो किन किन कंडीशंस में हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन, क्योंकि ये एक बड़ा जनरल टेस्ट है, स्पेसिफिक नहीं होता। तो आप बहुत सारी जनरल कंडीशंस, मतलब उससे फिर यही सिर्फ पता लगता है कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई इन्फ्लेमेशन खास तौर पे, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, या कोई डिजीज जो है वो चल रही है जिसकी वजह से इंक्रीज है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, एनीमिया है, मल्टीपल, मतलब ये मल्टीपल कंडीशंस में आपके पास ईएसआर ना इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए आप, ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट कहलाता है कि ये किसी सर्टेन डिजीज के लिए ना स्पेसिफिक नहीं है। देखें, बहुत सारी कंडीशन, मतलब बर्न्स हो गए, फ्रैक्चर्स है, ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट में भी, ऑपरेशन के बाद, मेंस्ट्रुएशन में भी फीमेल्स में, प्रेगनेंसी में, मेलिग्नेंसीज में, एसएलई डिजीज है, यूटीआई वगैरह, ट्रॉमास, लिवर डिजीज, मल्टीपल कंडीशंस है। और डिक्रीज भी हो सकता है, ये थोड़ी रेयर कंडीशंस ही हैं, लेकिन पॉलीसाइथीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया, डीआईसी, तो इन तरह की जो कंडीशंस हैं इनमें ये डिक्रीज हो सकता है। स्टेजेस यही है कि शुरू में ये कितना, वही कि जब ईएसआर यानी कि आरबीसी नीचे सेटल हो रहे हैं तो वो कि पहले 10 मिनट, ये जो 1 घंटा है ना उसको डिवाइड करके बताया हुआ, पहले 10 मिनट ये नीचे रोलेक्स फॉर्मेशन करते हैं, यानी एग्रीगेट्स बनते हैं, फिर अगले 40 मिनट में थोड़ी ज्यादा फास्ट सेटलिंग होती है सेल्स की, और आखिर में बिल्कुल वो पैकिंग जो है, वो जो सेल्स नीचे बैठ रहे हैं वो पैक हो रहे हैं। फैक्टर्स क्या फैक्टर्स कर सकते हैं इस टेस्ट को, अगर आपका जो टेम्परेचर जिस जगह पे आप कर रहे हैं टेस्ट वो ठीक नहीं है, टेम्परेचर की वजह से मसले आ सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्या अगर ब्लड में कोई रेशो ज्यादा कम है तो उसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी का फर्क पड़ सकता है। विस्कोसिटी, ब्लड ज्यादा विस्कस है या कम है तो उससे भी फर्क आएगा, और आरबीसी की शेप कैसी है, ये सारी। और टेस्ट परफॉर्म करते हुए आपने जो स्टैंड जिधर भी रखना है वो एक तो आपका रूम टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, उस पर सनलाइट
नहीं, क्योंकि सनलाइट से भी टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए उस बेंच पे जिस जगह आप काम कर रहे हैं। अगर आपने उसको स्टैंड को रखा है एंड दैट बेंच इज वाइब्रेटिंग, तो उससे फिर आपका टेस्ट का रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, क्योंकि वाइब्रेशन से तो वो सेटलिंग इफेक्ट होगी ना सेल्स की, या जो ब्लड सैंपल है वो ही ठीक नहीं है। तो ये भी कुछ सेम बातें हैं। अच्छा, कोई मुझे ये बताए कि ये मैंने आपको ESR बताया और हेमाटोक्रिट बताया, इनमें फर्क क्या है? इनमें कोई फर्क है? उसका फर्क है, हेमाटोक्रिट में हम जो है वो जी जी, क्या फर्क है? मैम ESR में जो होता है एनीमिया प्रेजेंट होता है। मैम हमारे पास जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है एंटीकोएगुलेंट का। जो हेमाटोक्रिट है उसके अंदर हम दूसरा मतलब CBC वाला भी ब्लड यूज कर सकते हैं, बट इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो हमारे पास एंटीकोएगुलेंट है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, वो भी इतना कोई मेन नहीं, क्योंकि देखें विंट्रॉप में आपने देखा है कि वो ऑक्सलेट या फिर आप EDTA वो वाला भी कर सकते हैं। तो चलें, ये तो है। वेस्टरगैन में हमें सोडियम सिट्रेट ही चाहिए और वेस्टरगैन ही ज्यादातर यूज होता है। इसके अलावा आपको द प्रोसीजर इटसेल्फ या इनकी जो डेफिनेशन है उनमें क्या फर्क लगा है हेमाटोक्रिट और ESR में? देखें, हेमाटोक्रिट जो है ना वो कैपिलरी ट्यूब्स को वहां पे एक मेन फर्क किया। देखें, आप एंड में यही देख रहे हैं ना कि नीचे RBC कितने बैठे हुए हैं या कुछ, लेकिन बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। हेमाटोक्रिट एक अलग टेस्ट है, ये अलग। किस तरह हेमाटोक्रिट में आप सेंट्रीफ्यूज यूज कर रहे हैं, मेन बात। ESR में आप 1 घंटा उसको वर्टिकली स्टैंड करेंगे, वो खुद ही से RBC सेटल होंगे नीचे, फिर आप उनकी, और ये इसीलिए इसको एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी एरिथ्रोसाइट मीन RBC एंड सेडिमेंटेशन यानी नीचे बैठना, और रेट यानी कि टाइम के साथ, के वक्त के साथ वो कितनी स्पीड पे, कितने रेट पे वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, और फिर उनकी वैल्यू आपने नोट करनी है। हेमाटोक्रिट में क्या है, आपने ट्यूब्स यूज की, उन्हें सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूजेशन की वजह से RBC नीचे बैठ जाएंगे, ऑब्वियसली उनका वो डेंसिटी ज्यादा होती है, और फिर आप उसको मेजर कर रहे होते हैं। तो ये एक मेन फर्क है कि इन दोनों उसको सेंट्रीफ्यूज, और इसीलिए उन्हें पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं, इसीलिए उनको पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं कि जी सेल्स जो है वो पैक हो गए हैं नीचे ना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज करने से वो नीचे जो है वो बैठ जाएंगे बहुत ज्यादा। और ESR में तो वो स्लोली स्लोली अपना टाइम पूरा लेकर सेटल डाउन हो रहे हैं। तो ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, हेमाटोक्रिट एंड ESR। इनको बहुत ज्यादा इनमें ना ये डिफरेंसेस हैं। अच्छा जी, अब रेड सेल इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। रेड सेल इन्फ्लुएंस मैंने आपको बताया था, इन्फ्लुएंस बॉडीज होती हैं जो कि RBCs के अंदर नॉर्मली हमें स्टेन्स में कोई कुछ भी अंदर जो है वो सिवाय हीमोग्लोबिन के स्टेन के और उसका जो साइटोप्लाज्म उसके अलावा कुछ नहीं नजर आता। तो अगर कुछ नजर आ रहा है दैट इज एन एबनॉर्मेलिटी। ये न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्म के एग्रीगेट्स वगैरह हो सकते हैं जो हमें स्टेन में फिर नजर भी आते हैं। इनकी ना डिफरेंट टाइप्स एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनेलिस की वजह से जो बनती हैं इन्फ्लुएंस बॉडीज, वो ये 4 हैं: होवल जोली बॉडीज, बेसोफिलिक, स्टिपलिंग, पॉलीक्रोमैटोफिलिक रेड सेल्स और कैबेट रिंग। ये भी मैंने आपको बताया था, होवल जोली बॉडीज न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन की वजह से बन रही है, स्टिपलिंग किस वजह से है, छोटे छोटे वो हैं। इस तरह से होल जोली बॉडी में आपको एक ही ये नजर आता है कि एक डॉट सा अंदर स्मॉल राउंड फ्रेगमेंट नजर आता है, और ये न्यूक्लियस की कुछ रेमनेंट्स वगैरह हो सकते हैं। बेसिफिलिस स्टिपलिंग जो है वो राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स के पार्टिकल्स वगैरह रह जाएं अगर, तो ये इस तरह से स्टिपलिंग में आपको बहुत सारे डॉट्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं।
पॉलीक्रोमेसिया ये होता है कि मल्टी कलर्ड आरबीसी नजर आ रहे हैं, कोई स्टेन में किसी तरह का आया किसी तरह का आया, तो वो इसी वजह से होता है कि वो रेटिकुलोसाइट्स हैं या रेड सेल प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुए मैच्योर। कैविट रिंग में आपको एक रिंग नजर आएगा आरबीसी के अंदर, और ये भी डिफरेंट कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड है। पेपेनहाइमर बॉडीज में सिड्रोटिक आयरन, यानी कि आयरन के कुछ रेमनेंट्स अगर रह जाएं तो ये मोस्टली स्टेन हो जाते हैं। हिंज बॉडीज भी राउंड बॉडीज होती हैं, और इसमें आपको ग्लोबिन चेन्स जो हीमोग्लोबिन की हैं वो नजर आती हैं। प्रोटोजोन इंक्लूजन्स भी आपको मिलती हैं। एक कोई प्रोटोजोआ है सेल के अंदर, जैसे मलेरिया का हम देखते हैं स्लाइड बनाते हैं, बेबेसिया एक पैरासाइट है, एक प्रोटोजोन है, इस तरह से नजर आता है। अगर इन्फेक्शन हुआ है किसी को, इसने इन्फेक्ट किया तो उसके आरबीसी में ये नजर आएगा खुद। और मलेरिया का भी ये आपको पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम जो है वो नजर आती है, प्लाज्मोडियम है द कॉजिंग एजेंट। तो ये न्यूक्लिएटेड आरबीसीज भी वही होंगे इमेच्योर, जो ठीक तरीके से उनकी वो नहीं हुई है, मैचुरेशन नहीं हुई। ये हो गई इंक्लूजन बॉडीज। और आखिर में हम 6 मिनट है हमारे पास, बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी की। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, देखिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सबसे पहले तो आयरन की डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बॉडी में किस तरह से है। आप पर डे आप जो खा रहे हैं उसमें से जो आपकी इंटेस्टाइन है वहां से जो आयरन आता है आपके प्लाज्मा में, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। आपके प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है ट्रांसफेरेंट, जो उस आयरन को बाइंड करती है और फिर बॉडी के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती है। तो मोस्टली फिर ट्रांसफेरेंट आयरन को बाइंड करके लेके जाती है आपके मसल्स में, वहां पर प्रोटीन है मायोग्लोबिन, जिसका स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन जैसा ही होता है। तो कुछ तो आपके मसल्स में स्टोर होता है इन मायोग्लोबिन, कुछ आपकी मैरो में जाता है। तो क्योंकि आपको आयरन क्यों चाहिए, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। और उस वो क्यों चाहिए, क्योंकि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन को मेन बनाने के लिए जो उसका सेंट्रल एटम है, उसका हीम पोर्शन है, वो आयरन। और अगर एक्सेस आयरन जो है वो स्टोर आपका किधर होता है, लिवर में जाके स्टोर हुआ होता है, या फिर आपका जो मैक्रोफेजिस है वहां पे। मैक्रोफेजिस का क्या रोल होता है, आपको पता है आपके आरबीसी हर 120 दिन बाद टूट जाते हैं। तो वो जो टूटने का प्रोसीजर है वो मैक्रोफेजिस, लिवर और स्प्लीन में तो होता ही है, लेकिन सेलुलर लेवल पे मैक्रोफेजिस हैं जो उन आरबीसी को इंगल्फ करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। तो बहुत सारा जो हीम पोर्शन है जो कि आरबीसी के टूटने से हीमोग्लोबिन में से निकलता है, वो मैक्रोफेज में स्टोर हुआ होता है। फिर कुछ प्लाज्मा में भी आ जाता है, कुछ उधर स्टोर रहता है। ये देखें जी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो है और उसमें सेंटर में आयरन एटम, और उनके साथ बाकी की जो चेन्स हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। और आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की भी प्रोडक्शन नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन ठीक नहीं होगी तो आपके आरबीसी भी ठीक प्रोडक्शन उनकी नहीं है, दे विल बी एबनॉर्मल। और उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी नहीं होगी क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं बन रही ठीक तरीके से। आयरन इतना इंपॉर्टेंट है, आपको फूड में अपने डेली आयरन इंटेक जरूर रखनी चाहिए, ताकि आयरन जो है वो, देखें कुछ आपके जो फूड सोर्सेज हैं वो आपको हीम आयरन प्रोवाइड करते हैं, कुछ नॉन हीम देते हैं। अच्छा, हीम आयरन आपको मोस्टली फ्लैश, या आप डेफिनेशन भी कहीं देखें ना कि हीम की फॉर्म में आयरन जो आपका मॉलिक्यूल है प्रॉपर जो हीम का, वो आपको मिलेगा फ्लैश से, यानी किसी गोश्त के जो सोर्सेज हैं वहां से। और वेजिटेबल सोर्सेज से आपको मिल जाएगा नॉन हीम आयरन, चावल पालक वगैरह ब्लैक बीन्स, ये सारे सोर्सेज लिखे हुए हैं। अच्छा, इन 3 प्रोटीन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आयरन को स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट। ट्रांसफेरन तो मेनली है कि प्लाज्मा में प्रोटीन है जिसने आयरन जब आएगा प्लाज्मा में आपके ब्लड में तो उसने उसको अपने साथ बाइंड करना है और फिर डिफरेंट जगहों पे आपकी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करना है। और फेरेटिन इसकी स्टोरेज फॉर्म है आयरन की, कि माइक्रोफेजिस में मैंने आपको बताया ये स्टोर होता है या लीवर में होता है, तो ये इन 2 फॉर्म्स में स्टोर होता है, फेरेटिन एंड हीमोसिड्रिन आयरन के स्टोर्स हैं। और क्योंकि आपकी आरबीसी प्रोडक्शन हर वक्त बोन मैरो में चल रही है तो आयरन आपको चाहिए ही चाहिए। ये थोड़ा इनका डिफरेंस बताया हुआ है। आयरन साइकिल फिर से वही है कि इरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन मैरो में हो रही है, और जब उसकी डिस्ट्रक्शन होती है तो उससे भी आयरन डेली ये जो है पर डे 20 मिलीग्राम आपके प्लाज्मा में आता है। प्लाज्मा में से वो लीवर में स्टोर कर देता है,
कुछ आपके मसल्स में चला जाता है, कुछ दोबारा से आपके बोन मैरो सेल्स में भी है ताकि वहां पे प्रोडक्शन में जरूरत है। आयरन लॉस भी हमारा हो रहा होता है डेली, आपके नाखूनों के थ्रू, आपके स्किन के थ्रू, आपकी जो हेयर लॉस के थ्रू। और सबसे ज्यादा तो फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस जो हर मंथ होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा आयरन लॉस हो रहा होता है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन वगैरह में भी। अब कॉजेज आपने बताए थे, वही कॉजेज हैं जी के ब्लड लॉस जो बहुत ज्यादा अगर हो जाए किसी का, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी वजह से। और इनएडिक्वेट आयरन अब्जॉर्प्शन है, डाइट में तो ठीक है लेकिन अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रही, ठीक है, या डाइट में ही ठीक नहीं है। दो कॉजेज इसके हो सकते हैं डाइट रिलेटेड, कि डाइट में ठीक है, अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, अब्जॉर्प्शन ठीक है लेकिन डाइट आपकी उतनी नहीं है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका हॉफब्रांड का टेबल है, बहुत सारे कॉजेज लिखे हैं, आपने देख लें हैं। और सिम्टम्स वही पीलापन, पैलर होता है, इंसान को वीकनेस फील होती है, बेचैनी वगैरह, बहुत थकावट बहुत ज्यादा। और अगर कुछ मेन क्लिनिकल फीचर्स हैं तो वो जो नाखूनों की बात की थी आपने, कोइलोनिक्सिया हो जाता है, थिन ब्रिटल स्पून शेप्ड फिंगर नेल्स होते हैं, ये भी एक बड़ी मेन फीचर है। और टेस्ट जो मैं आपसे पूछ रही थी उसमें आप एक तो ब्लड स्मीयर, ठीक है, सीबीसी करवाएंगे पेशेंट का, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें आपको हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली लो मिलेगी। फिर आपने स्मीयर बनाना है, सीरम फेरेटिन लेवल्स करवाएंगे क्योंकि वो स्टोरेज के हैं उसके टोटल, और ट्रांसफेरन भी आप देख लें उसकी सैचुरेशन वगैरह। और कभी कभार जो सीवियर कंडीशंस होती हैं उसमें बोन मैरो का भी, क्योंकि बोन मैरो में भी आपके आयरन के स्टोरेज पड़ा होता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सीबीसी में क्या मतलब, आपका हेमाटोक्रिट भी लो आएगा, एमसीवी, एमसीएचसी, हीमोग्लोबिन सब कुछ लो आएगी ऐसे पेशेंट की जिसको आयरन डेफिशिएंसी है। सीरम आयरन भी लो होगा क्योंकि आयरन की कमी है। सीरम टीआईबीसी इंक्रीज होता है, मतलब बाकी सब, सीरम फेरेटिन भी लो होगा क्योंकि आयरन नहीं है, तो टीआईबीसी जो है वो इंक्रीज होता है क्योंकि ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब है कि आयरन को बाइंड करने की कितनी कैपेसिटी है, तो ऑब्वियसली जब आयरन ही नहीं है तो उसको बाइंड करने की कैपेसिटी तो ज्यादा ही हो जाएगी। इस तरह से आपको, अच्छा ये ना हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है कि इसमें सेल्स आपको छोटे नजर आएंगे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में, और अंदर से आपको इस तरह के खाली रीजन्स नजर आएंगे, आरबीसी। इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक भी कहते हैं, साइज भी छोटा हो जाता है। तो ब्लड स्मीयर में ये भी होना जरूरी है, साथ में सीबीसी, साथ में आपका बाकी आयरन लेवल्स भी अगर लो हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि उस इंसान को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और बोन मैरो में अक्सर क्योंकि नहीं आएंगे स्टोर, तो ये है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बाकी टाइम ऑलमोस्ट खत्म।